एक एंड मिनट सर, एक नमस्ते मिनट टू सर। एवरीवन। वो देखता कोई आप आज का कोऑर्डिनेटर कौन है? डॉक्टर नूतन शर्मा मैडम, आप सुन रही हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है आज परसीविंग फास्फोरस एज होम्योपैथिक मेडिसिन। तो जैसे लास्ट टाइम भी हम लोग जैसे बात किए थे, तो हम जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जस्ट एक नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि फास्फोरस को किस पर्सपेक्टिव में लिया जाए। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ सभी को? हाँ सर, आपका ऑडियो ठीक है। जी। तो फास्फोरस जो मेडिसिन है हमारा, इसको किस पर्सपेक्टिव में, एक नए पर्सपेक्टिव में हम लोग लास्ट टाइम भी बात किए थे। और हम इस पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम लोग फास्फोरस का एक नए तरीके से, एक नए नए ओरिएंटेशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फास्फोरस जो हमारे पास मेडिसिन है, ये फास्फोरस एलिमेंट से डिराइव किया हुआ है। और फास्फोरस हमारे, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, रेड फास्फोरस, डिफरेंट काइंड ऑफ फास्फोरस जो होता है। और रेड फास्फोरस तो इनएक्टिव हो जाता है। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है जब उसका, तो स्मॉल अमाउंट में लाइट एमिट करता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और एक लाइट एमिट करता है, लाइट एमिट करता है। और उसके बाद ये बंद हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन एग्जॉस्ट होता है, वो एमिशन बंद हो जाता है। फिर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, तो फिर ये होगा, तो फिर एमिशन होगा। तो इस तरह से एमिशन या डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब भी हम फास्फोरस को देखेंगे, फास्फोरस को हम लोग पढ़ेंगे, तो ये चीज हम याद रखेंगे कि इसको लाइट के पर्सपेक्टिव में देखा जाए। देयर सम 3-4 फीचर्स आर देयर, जैसे कि लाइट हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एंड इरिटेशन एंड बर्निंग। दीज आर द 4 पिलर्स on which the whole materia medica of the phosphorus revolves। उसके चारों तरफ ही फास्फोरस का materia medica रिवॉल्व करता है। तो जैसा कि एक कोट हम लोग के पास दिया हुआ है लुडगिन बकनर का, कि बिना फास्फोरस का देयर इज नो थॉट्स। बिना फास्फोरस का कोई थॉट्स नहीं हो सकता है। यानी ये किस फास्फोरस की बात कर रहे हैं? यानी कि फास्फोरेसेंस की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे अंदर है। अंदर का इल्यूमिनेशन, एक बाहर का इल्यूमिनेशन जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं सनलाइट से, और एक अंदर का इल्यूमिनेशन है जिसको किसी मास या इमेजिनेशन से नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो इमोशन है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो विजडम है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, कुशाग्रता है, और अच्छा और बुरा सम के बीच के अंतर को समझने का जो स्किल है, उसको हम लोग इनर लाइट बोलते हैं। जो जिस व्यक्ति को इनर लाइट नहीं है, तो वो गुड एंड बैड के बारे में नहीं परसीव कर सकता है। वो परसीव नहीं कर सकता है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या लोगों के लिए बेटर है, क्या मेरे लिए बेटर है, क्या समाज के लिए बेटर है। तो ये सब सारा चीज, वो इल्यूमिनेशन, वो इनर लाइट के लिए लडविग बुकनर साहब ने कहा है। तो फास्फोरस का यूनिकनेस यही है कि फास्फोरस एक्टिव येलो फॉर्म में रहता है, येलो फॉर्म में एक्टिव रहता है। और ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। इसका जो मास है वो कमता नहीं है। जैसे हम लोग देखे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास जो है वो कमता चला जाता है। एज द डे विल प्रोग्रेस, एज द ईयर्स एंड सेंचुरीज विल प्रोग्रेस, इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स मास। बट हेयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फास्फोरस में कि इसका मास ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, हीट नहीं पैदा करता है। लाइट है, चमक है, लेकिन हीट नहीं। तो ल्यूमिनेसेंस को हम देखें, चमक को देखें, रोशनी को देखें, डिसइंटीग्रेशन नहीं है। तो ऐसी सारी चीजें जिसमें चमक है, डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है, एक वाइटलिटी को शो करता है। और
डिसइंटीग्रेट नहीं होना और हमारे बायोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जाकर अंदर जाकर इंटरमॉलिक्यूलर एक्शन और दूसरे कंपाउंड से इंटर रिलेट करना, सिंथेसाइज करना, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट होता है कि वेयर देयर इज इल्यूमिनेशन एंड देयर इज नो इंटीग्रेशन, बिखराव नहीं हो रहा है। तो ऐसा जब हमारे बॉडी के अंदर बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स ये बनाएगा, बायोसिंथेटिक कंपाउंड बनाएगा वाइटल फंक्शनिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हमको पुश करेगा, लाइफ प्रिंसिपल को पुश करने में बहुत सहायक होता है। ऐसे अगर हम देखेंगे कि फास्फोरस क्या है भाई, तो अंदर क्या है और बाहर क्या है। बाहर तो हम देख रहे हैं, बाहर हम पर्सपेक्टिव में, इस पर्सपेक्टिव में इसको पढ़ेंगे, इस पर्सपेक्टिव में इसको जानेंगे कि बाहर से सनलाइट है, नेचुरल लाइट है, हाउ इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, हाउ इट अफेक्ट द क्रिएशन, हाउ इट अफेक्ट द प्लांट, एनिमल, डिफरेंट, एवरी माने होल अर्थ को कैसे अफेक्ट करता है, स्पेशली रिलेटेड विथ ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी किसे कैसे करता है। अंदर का जो है प्रोसेस, जैसे हम बता दिए कि अभी ये जो कुछ ट्रेड्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, विल है, नॉलेज है, विजडम है, कुशाग्रता है, अच्छा बुरा समझने के बीच का जो दूरी है, बीच के समझने का जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो जैसा कि अल्कोहल है कि वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन सॉल्युबल है अल्कोहल में, ईथर में, वायल में, फायर कैच करता है। रेड फास्फोरस को जैसे दिया सलाई देखते हैं, दिया सलाई जलाते हैं तो रेड फास्फोरस उसको हेल्प करता है, ऑक्सीजन के साथ आके बर्न करता है। और ये बर्निंग जो है, बर्निंग और इरिटेशन को भी हम बहुत जगह, बहुत टेक्स्ट में या बहुत आम प्रैक्टिस में देखते हैं कि बर्निंग, इरिटेशन, डीजनरेशन एंड ऑल, ये इसका बहुत ही टिपिकल फीचर है, टिपिकल फीचर है। खास करके म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन, और जो हमारा जो बोन का जो बाहर की परतें हैं, उन सभी पे इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। और फास्फोरस जब अंदर के देखते हैं तो अंदर क्या है, हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी है कि एक यूनिट ऑफ बॉडी इज द सेल, सेल इज द यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो वो सारा बॉडी में सेल ही सेल है, राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ये सेल ही सेल है। तो फास्फोरस हर सेल का कंपोनेंट है, हर सेल का कंपोनेंट है, हर ऑर्गन का कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट बोन है, टीथ है, एवरीवेयर, ब्रेन है, जीआईटी ट्रैक्ट है, कैविटीज है, कैविटरी ऑर्गन्स जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लंग्स है, ब्लड वेसल्स है, स्कल है, जीआईटी है, बहुत सारे कैविटरी ऑर्गन्स है, सर्कुलेशन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, ये सब सारा सेल से बना हुआ होता है। और सेल में फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट इतना है कि अगर इसका प्रोपोर्शन देखेंगे तो देयर इज 1 ग्राम ऑफ फास्फोरस इस पर 1000 ग्राम ऑफ द अर्थ मास। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना प्रोपोर्शन इसका स्ट्रांग है। तो फास्फोरस कहाँ रहता है भाई, कहाँ, मतलब कि सेल है तो सेल के सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर होता है, फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर है उसमें फास्फोरस है, सेलुलर मेम्ब्रेन का। फिर इधर आ जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में है, जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल है, जहाँ पे एनर्जी करेंसी रहता है, एटीपी रहता है, वहां पे फॉस्फोरिलेशन होता है। फॉस्फोरिलेशन मतलब कि फॉस्फेट जो आयंस है, फॉस्फेट जो ग्रुप है, वो ये प्रोपेगेट करती है फॉस्फोरिलेशन को, वो प्रोपेगेट करती है क्रेब साइकिल को, जिससे एटीपी का निर्माण होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल, ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेटेड फेज दोनों में ये करता है। और एटीपी जानते हैं कि एनर्जी का करेंसी है, एनर्जी उसी के बल पे हमारा जितना भी ऑर्गन है, जितना भी मूवमेंट है, मोटर एक्टिविटी, व्हाट एवर इट इज, लाइफ सस्टेन्स बिकॉज ऑफ एटीपी। फिर ये डीएनए का, डीएनए में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जीन का एक कॉपी, डीएनए का एक पार्ट पोर्शन कॉपी हो जाता है आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। इसके चलते क्या होता है कि सेल जो है, हर सेल कौन सा प्रोटीन बनाना है,
कितना प्रोटीन बनाना है, क्या इसका ग्रोथ होगा, क्या इसका रेट होगा, एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड ऑन दैट, सब कुछ उस पर डिसाइड होता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन बन रहा है तो इंजाइम्स है, एवरीथिंग, सो मेनी, इट्स अ वाइड, मतलब कि वाइड फील्ड है, एक्सटेंसिव फील्ड है। तो ये सब हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि फास्फोरस के जीस्ट को समझने के लिए, एक अलग तरीके से समझने के लिए इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन स्टडी भी जरूरी है। तो क्लोज फ्रेंड ऑफ फास्फोरस है, जैसा कि हमने अपना ये हेडलाइन दिया है कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है। जहाँ फास्फोरस की कमी है वहाँ पे कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, और ये दोनों मिल के पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी, ये सब को रेगुलेट करता है। ऐसा जैसे जानते हैं कि ये दोनों मिल के क्या करता है, बोन्स और टीथ का निर्माण करता है। पैराथायराइड हार्मोन मतलब फास्फोरस और कैल्शियम मिल के बोन और टीथ का निर्माण करता है। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी एपेटाइट, दैट इज द फॉर्म ऑफ ए फास्फोरस। तो बाकी सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारा हम देखे हैं, हम लोग अपने लाइफ में देखे हैं कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब चीजों का एक्सचेंज राइट इन द न्यूरॉन्स टू द मस्कुलर टिश्यू टू द नॉर्मल टिश्यू, सब जगह ये एक्सचेंज होता है, आयनिक एक्सचेंज होता है। तो डिफरेंट जगह पे कंपार्टमेंटलाइज, कंपार्टमेंट के हिसाब से डिफरेंट रेशियो में होता है। तो ये सब जब फास्फोरस इन दोस्तों के साथ मिलता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो, पोटेशियम फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम फॉस्फेट हो गया, ये सब चीज जब इन लोगों के साथ मिलता है तब भी, और लॉट ऑफ नंबर ऑफ रेमेडीज वी गेट इन, लाइक जेवल इन द क्राउन। तो फास्फोरस को इस तरीके से हम देखेंगे। फास्फोरस का जो बाहरी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हम लाइट से कंपेयर करेंगे कि सनलाइट का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे वाइटलिटी पे, जीवनी शक्ति पे, रीजनरेशन पे। कोई भी चीज जैसे ग्रो कर रहा है तो वो बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, डिजीज हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, उसका रिपेयर हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइट जब हमारे बॉडी पे पड़ता है तो इट उसी तरह का इफेक्ट ये लाता है हमारे बॉडी पे, वाइटलिटी को रिजुविनेट करता है, रीजनरेशन करता है, इन्फेक्शन से रजिस्ट करता है। पहले के ज़माना में जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया या इस तरह का क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज हुआ, इस तरह बोन से रिलेटेड डिजीज हुआ, तो पीपल उनको सजेस्ट किया जाता है कि हायर एल्टीट्यूड पे जाइए। हायर एल्टीट्यूड पे देयर विल बी मोर प्यूरिफाइड ऑक्सीजन एंड अबुंडेंस ऑफ लाइट विल बी देयर। दैट विल, वो क्या करेगा कि आपके अंदर के वाइटलिटी को बढ़ाएगा, यानी कि अंदर जो फास्फोरस है उसको एक्टिवेट करेगा, डीएनए लेवल पे एक्टिवेशन होगा, एंड दैट विल हेल्प यू। एक माइन्यूटेस्ट लेवल से वो हेल्प करेगा। आप समझ रहे हैं कि डीएनए हम लोग बात किए, मैसेंजर आरएनए का बात किए, कैसे वो ऑर्डर देता है पूरे सेल को, ये कैसे वो रेगुलेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम फॉर्मेशन एंड ऑल, तो उन सब चीजों को रेक्टिफाई करेगा। तो उसी के हिसाब से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और ये सब को करते हुए लीवर फंक्शन हो गया, रेस्पिरेशन जैसे लंग्स हो गया, लंग्स भी एक बॉडी कैविटी है, लंग्स में ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन सोचिए कि फास्फोरस है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट हैज टू गिव वाइटलिटी, उसको वाइटलिटी देना पड़ेगा। तो बोन, ब्लड, कैविटस ऑर्गन, यही सब इसका वर्क हाउस है। तो और अंदर का तो डायनेमिसिटी अंदर चला गया, ब्लड जैसा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, स्टिल फास्फोरस सस्टेन्स, ब्लड के थ्रू ही सब जगह ये बॉडी में जाता है, एक्यूमुलेशन होता है, और वहां पे सेलुलर स्ट्रक्चर और बाकी जो ब्रेन स्ट्रक्चर है सबको स्ट्रेंथन करता है। तो ये अपना एक इंडिपेंडेंट, वहां जाते हुए भी वो डिपेंडेंट किसी पे नहीं है, एक इंडिपेंडेंट रिदम जो है ऑर्गन के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रखता है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्शियसनेस और विजडम और इंटेलेक्ट और ईगो है, दिस मे बी इम्पार्टेड बाय फास्फोरस इन ए वेरी डिफरेंट मैनर। जैसे लाइट का असर जो पड़े, लाइट का असर, फास्फोरस को हम एनालोगस टू लाइट हम करेंगे तब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा।
जब लाइट का असर होता है प्लांट्स पे, तो प्लांट्स अगर लाइट नहीं रहता है तो बहुत तरह का प्लांट होता है, जैसे लिखा स्टूपर, क्रीपर, क्लाइंबर, माने कि उसको क्लाइम करने के लिए भी सहारा देना पड़ता है। ऐसे जगह में लाइट के अभाव में ये सब इस तरह का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। जहाँ बल्क होता है, मास होता है, लेकिन देयर इज ए काइंड ऑफ डलनेस और वीकनेस रहता है, यानी कि उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होता है। लेकिन ब्राइट सनलाइट, जैसे कि आप रेगिस्तान में चले जाइए, पहाड़ों पे चले जाइए, ओपन मैदानों में चले जाइए, तो वहां पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेम्स रहता है, ब्राइट स्टनिंग, मतलब कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ब्राइट रहेगा, ब्लॉसमिंग होता है, मैंने ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स होता है, माने कि दीज आर द सिंबल्स ऑफ लाइफ। ये सब जो चीज है, ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को आप जॉय से देख सकते हैं, खुशी से देख सकते हैं, पॉजिटिविटी से देख सकते हैं। और ये फूलों के कलर और फूलों की प्रकृतियां जो होती हैं, उसको आप जीवनी शक्ति से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि लाइट का असर क्या होता है, कैसे हम किसी को भेजते हैं हिल स्टेशन पे, कैसे हम भेजते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे लाइट एबुंडेंट में हो। तो ये सब चीजें इनका असर है जो कि हमारे इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है। मतलब कि डिप्रेशन को काउंटर करेगा, इसको स्टेबलाइजर समझ लीजिए। लाइट इज ए काइंड ऑफ स्टेबलाइजर, सीएनएस स्टेबलाइजर। ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ओरिएंटेशन है, इंटेलेक्ट है, एनालिटिकल पावर है, दीज आर द सीएनएस फंक्शन। तो एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, ये सब चीज को स्टेबलाइज करता है। सिंपैथेटिक टोनस को, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट होता है, तो सिंपैथेटिक मतलब क्या हो गया कि दिस इज देयर इज ए केमिकल रिलीज्ड व्हेन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर, क्या करता है, फियर फ्लाइट और फ्राइट को ये करता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। यहाँ पे क्या करता है, उसको ये कूल डाउन करता है, सिंपैथेटिक टोनस को कूल करता है, वेजो डायलेटेशन होता है, ब्लड प्रेशर कमता है, उतना एक्साइटमेंट और उद्वेग, वो सब चीज का कमी होता है। थायराइड को स्टेबलाइज करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि लाइट से बोन मैरो एक्टिवेट होगा, तो आरबीसी को फॉर्मेशन में ये करता है। कैल्शियम एक्यूमुलेशन, जो ब्लड में नहीं बल्कि डिपॉजिटरी ऑर्गन्स के पास जाना जरूरी है। ब्लड में कैल्शियम का कतई मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट के अंदर बहुत कैल्शियम है, कैल्शियम है लेकिन वो टूट रहा हो सकता है। इट हैज टू बी डिपॉजिटेड इन द बोन, it has to be deposited in the teeth, so it has to be deposited in proportionate amount in cardiac tissues। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ये सब होगा, तो क्या होगा कि कार्डियक डिजीज को, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कट करेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट जो पर पंप जो वॉल्यूम वो ये करता है 70 ml, वो उसको वो इंक्रीज करेगा। लंग्स का वेंटिलेशन, क्योंकि डिफ्यूजन बेटर होगा, वेंटिलेशन ज्यादा होगा, वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होगा लंग्स का। तो इस तरह से ये क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और दूसरे लंग इन्फेक्शन को ये काफी हद तक कॉम्बैट करता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। अब हम देख रहे हैं कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस। एक जगह हम एक लिटरेचर में हम ये पढ़ा भी था कि जो जब फास्फोरस को पढ़ने के लिए कहाँ ये काम करता है, जैसे अभी हम पढ़े कि ईथर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, सर्टेन वाइल्स में सॉल्युबल है, तो दीज आर द एनेस्थेटिक काइंड ऑफ एजेंट। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल, दीज आर एनेस्थेटिक काइंड ऑफ एजेंट है। तो एनेस्थीसिया में इस तरह का इनहेलेशन एनेस्थीसिया है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल भी एक मान लेते हैं, उसको एनेस्थीसिया के रूप में नहीं मानेंगे लेकिन इनिब्रिएंट है। तो इनके इन्फ्लुएंस में हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल पे ही फर्क पड़ता है, कॉन्शियस लेवल पे फर्क पड़ता है। तो अगर अंदर का लाइट कॉन्शियसनेस अगर कम रहा है, इसका मतलब कि डार्कर साइड है। डार्कर साइड मतलब कि फोकस नहीं है, हम सर्टेन नहीं है,
हम एनालिटिकल मोड में नहीं है, हम सैनिटी हम में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, जो कि जो लाइटर साइड है, ब्राइटर साइड के जो है नॉलेज, विजडम और एनालिटिकल और कोशाग्रता और ये सब सारी चीजें हैं, वो वहां पे डल हो जाती हैं, डल हो जाती हैं। यानी कि वो ये कम हो जाएंगी तो डार्कर साइड पैदा होगा। ऑब्वियस है, दिस इज ए बैलेंस की तरह। जहाँ डार्कर साइड ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है मतलब कि जो ब्राइटर साइड है वो कम हो रहा है, तो एजम्पशन इसमें ज्यादा होगा, अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा हुई। क्लैरवॉयंस मतलब कि पता नहीं है, अनुमान लगा रहे हैं। क्लैर ऑडियंस, अजीबो गरीब चीजें समझ रहे हैं, एजम्पशंस गलत हो रहे हैं, है ना, कि तरह तरह का इमेजिनेशन हो रहा है, लग रहा है कि उधर कोने से कुछ आ रहा है, उधर कोने से आ रहा है, एवरी कॉर्नर से समथिंग, ही इज इन कैओस, कैओटिक स्टेज में चला जाता है। तो ये जो अनकॉन्शियस रियलिटी है, जो कि यूजुअली अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म के इनिशियल स्टेज में आना शुरू हो जाता है। इनिशियल स्टेज माने एक्सटैसी वाले स्टेज के बाद, एक्सटैसी वाले स्टेज के बाद जो अच्छा फीलिंग होता है, गुड फीलिंग होता है, उसके बाद का स्टेज जो होता है, वो जो कॉन्शियस माइंड का जो कॉन्शियस लेवल को ही वो सबसे पहले इन्वेट करता है। तो उससे क्या होता है कि वो मतलब कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोसोमैटिक एक फील्ड बन जाता है, फील्ड बन जाता है। यानी कि जो डेली का चीज है, एज मतलब कि कस्टम डेली रियलिटी में जो हम लोग जीते हैं, और काल्पनिक, काल्पनिक जो उस फोर्स के थ्रू, उस फोर्स के थ्रू कल्पनाशील मोड में वो आदमी आ गया है। तो ये सब चीज जो है दोनों मिलके कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसके बाद वो अपर लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस को कम करता है। अपर लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस को कम करने का मतलब है कि वो फियर को डेवलप करता है। फियर वहां पे होता है, ये देखा गया है। under influence of anesthesia also same hota hai, because the phosphorus toxicity, when the phosphorus have site of action is on the conscious level of the brain, तो फियर डेवलप होता है, फियर डेवलप होता है। फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डार्क है, फियर ऑफ इवनिंग है, फियर ऑफ ट्वाइलाइट है, फियर नाइट के लिए फियर है। तो ये सब सारा चीज शुरू हो जाता है। और मोरल कॉन्शियसनेस अगर चला गया, देखते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा अल्कोहल जो पी लेता है, नैटम के तो केस में होता है कि हाँ, आई लव ईच एंड एवरीबॉडी, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद कई बार तो नेकेड डिजायर होने लगता है, कभी हंसता है, कभी बोलता है, कभी कुछ करता है। तो उसका जो क्वाजी इन्फेंटाइल स्टेट है, जबकि नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है, नेचुरल जो सप्रेस्ड इंस्टिंक्ट है, वो फ्री हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। वो ज्यादा फ्री हो जाएगा तो क्या होगा, मोरल इन मोरल कंट्रोल उसका खत्म हो जाएगा, मोरल कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जैसे देखें कि ल्यूमिनेशन लाइट जो है, इनर लाइट का जो इफेक्ट है, दो लेवल पे, दो लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। एक मेंटल डायरेक्शन हो गया, जिसमें जो मेंटल बूस्टर है, सारे पॉजिटिविटी, सारे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है उसको ये इंक्रीज कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। एक जनरल डायरेक्शन हो गया जो कि बॉडी या फिजिक्स पे होता है, फिजिक पे होता है। तो ग्रोथ रेगुलेशन का इसका काम है, इंक्रीज्ड वाइटलिटी, रेजिस्टेंस को भी ये करता है, बढ़ाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर के फर्मनेस को भी बढ़ाता है। तो ये मेंटल और जो जनरल जो डायरेक्शन है, ये दोनों मिलके कंपेटिबिलिटी टू लाइफ ये कंट्रीब्यूट करता है कि लाइफ इज मोर कंपेटिबल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने जैसे लिखे हैं पैथोलॉजी एट द रेट ऑफ लूज इमोशनल इनिबिशन। तो अब जैसे वही सारी चीजें हैं, सीएनएस डिप्रेशन होगा, यूफोरिया होगा, कंफर्ट, वो अच्छा रिलैक्स फील करता है, इलेशन होता है, उसको मतलब ज्ञान नहीं है कि खुशी क्या है, गम क्या है। ही इज इनडिफरेंट टू सम काइंड ऑफ पेन्स आल्सो, सफरिंग आल्सो। ही स्टार्ट्स शाउटिंग, वो बहुत ज्यादा बोलने लगता है, अफेक्शनेट हो जाता है,
दूसरों के प्रति आदर भी जाता है, प्यार भी दिखाने लगेगा, बात बात पे फिर किसी से झगड़ा करने लगेगा। फिर स्टूपर और कोमा, हम लोग स्टूपर या कोमा में चला जाता है। कि अल्कोहल तो हम लोग लेते हैं, गर्मी बहुत महसूस होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कॉम्पेंसेटरी कोल्डनेस होता है। हम लोग देखें कि बहुत सारा पेशेंट है या कोई बहुत सारा व्यक्ति है जो ठंड में शराब पीता है, बहुत सारी इस तरह की बातें बोलकर, बहुत सारे एग्जीबिशनिज्म करके वो क्या करता है कि रात में बाहर सोता है और सोए सोए ठंड के चलते मर जाता है, क्योंकि बिकॉज उसका शरीर तो कोल्ड हो ही जाता है और एक्स्ट्रा कोल्डनेस ऑफ द विंटर, विंटर के चलते वो उसका कोमा में चला जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑल्सो वो कोमा में जाता है। तो फास्फोरस के जब पैथोलॉजिकल स्टेज में देखेंगे, फोर्थ स्टेज में देखेंगे, जहाँ पे मेंटल स्टेट जो है, मेंटल स्टेट है जो बहुत प्रिवेलेंट है, मेंटल स्टेट है फोर्थ स्टेज में, वहां पे ये सीएनएस डिप्रेशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। वहां पे आप इसको ज्यादा कंसोल तुरंत में नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपका कैटनैप स्लीप में इसका लाभ नहीं होगा कि थोड़ा सा सो लिए ये हो जाएगा। कंसोलेशन के लिए क्रेविंग बहुत बढ़ जाएगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। तो लॉस ऑफ इमोशनल स्टेट पे अगर इनिबिशन हो रहा है तो भाई वही एक्साइटमेंट, गेटिंग बिसाइड ईच अदर, बिसाइड वन सेल्फ, एंगर होगा, वेहमेंस होगा, या तो खुशी में या गम में। खुशी से भी हो सकता है, ज्यादा इलेटेड हो जाएगा, और दुख से भी होगा, ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, एंग्विश ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर वो जब फियर ऑफ डेथ वगैरह ज्यादा प्रिवेल करने लगेगा तो वो फियरफुल होगा, बाद में कोवर्ट, सैड, ही विल गेट टोटली कंफ्यूज इन द लेटर स्टेज। ठीक है। मोरल इनिबिशन में क्या होगा, जब मोरल इनिबिशन ज्यादा ओवर्ट होगा, ज्यादा ओवर्ट होगा तो लॉस ऑफ मोरल इनिबिशन मतलब कि लैसिवियसनेस होगा, अनकवर्स हिज मैन, नंगा होना चाहेगा, नेकेड डिजायर होना चाहेगा, एग्जीबिशनिज्म शुरू हो जाएगा, इंसेन हंगर फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए इंसेन हंगर होगा। जैसा हम देखते हैं वो उस समय उसको ये एहसास नहीं हुआ क्या सही है क्या गलत है, कौन बेटी है कौन बहन है, कौन माँ है, कौन सही है कौन गलत है, कौन बुरा है। ही विल लूज कंट्रोल ऑफ ऑल। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे मेंटल फर्नेस अगर कमते जाता है और वाइटल स्टेमिना भी कमते जाता है, मेंटल और जनरल हम लोग दोनों देखे थे, दोनों अगर कमते जाता है तो हेल्पलेसनेस टू आउटर इन्फ्लुएंसेस, माने कि एक तो इम्प्रेशनेबल है ही है फास्फोरस, बाहर का इम्प्रेशन उनको बहुत तेजी से प्रभावित करता है। और दूसरा है कि वो हेल्पलेसनेस हो जाता है, ही कैन नॉट डू मच, उस ज्यादा कुछ रजिस्ट नहीं कर सकता है, उसको वो चीजें प्रभावित कर ही देगी, अंदर का इमोशन भी प्रभावित कर देगा, कैसे वो रिएक्ट करेगा वो नहीं जानता है। तो दैट इज ए स्टेज ऑफ, ये स्टेज हो जाता है ओवर सेंसिटिविटी का। आउटर इन्फ्लुएंसेस में क्या होगा, लाइट है, नॉइज है, थंडर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेदर चेंजेस है, सब में हम देखें कि फियर ऑफ ऑल दोज है, थोड़ा सा स्टार्टलिंग हो जाता है, लाइट से, नॉइज से, थंडर से, इन सब चीजों से हो जाता है, प्रभावित तुरंत हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। इमोशन जो इनर इमोशंस है, वाइटलिटी का लॉस हो जाता है, इम्प्रेशनेबिलिटी तो बढ़ ही जाता है, एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ जाता है, बिकॉज ही इज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिज इमोशनल एंड मेंटल पार्ट, है ना। वो लाइट, इनर लाइट भी कम हो जाता है, तो अंदर से स्ट्रेंथ का लॉस होगा। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ का लॉस होगा तो सपोर्ट डिजायर होगा, सपोर्ट डिजायर होगा। ही वुड लाइक टू बी ए क्लाइंबर, ही वाज स्टबर्न बिफोर, पहले वो स्टबर्न था, स्ट्रांग था, स्टाउटी था, लेकिन वो अब झुक गया है, उसको सपोर्ट का जरूरत होगा। कंपनी का डिजायर होगा, अकेले में डर लगेगा, लगेगा कि हम मर तो नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे। कंपनी के लिए क्रेविंग होगा, कंपनी के लिए क्रेविंग इसलिए होगा क्योंकि वो उसमें अपना बचाव का रास्ता खोजेगा। ठीक है। मसाज है, कंसोलेशन है, मेस्मरिज्म है, ही वुड लाइक टू बी मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड चाहेगा कि लोगों के बीच रहें, लोगों से अट्रैक्टेड रहें, ये सब उनमें टेंडेंसी आएगी। तो
अब जैसा कि हम लोग फास्फोरस को देखते हैं, फास्फोरस के बारे में यूजुअली जो जानते हैं, वो यूजुअली जानते हैं कि वो पोटेंशियल टेंडेंसीज के बारे में, पोटेंशियल टेंडेंसीज के बारे में जानते हैं। यानी पोटेंशियल माने जो हो सकता है, और टेंडेंसी का मतलब हो गया झुकाव। यानी कि ये जो आपको आपके सामने जो पिक्चर है, वो फास्फोरस के लिए बहुत ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। जो हम पिक्चर, जनरल पिक्चर हम जानते हैं, एवरेज वेल नोन पिक्चर ऑफ फास्फोरस यही है। ठीक है, देख जैसे कि फास्फोरस बहुत सोशिएबल होगा। जैसे इसका जो सैंग्विन इसका टेम्परामेंट है कि ओपन है, एक्सट्रोवर्टेड है, सोशिएबल है, क्रिएटिविटी है, लोगों के लिए चाहता है। जैसा कि हम लोग शुरू में बताए थे कि डिफ्यूजन भी ऑल्सो एक थीम है इसका, कि डिफ्यूजन माने ही वांट्स टू डिफ्यूज आउट ऑफ द कंटेनर। खुद में नहीं रहना चाहता है, वो पूरी सोसाइटी के लिए जीना चाहता है, नेबर के लिए जीना चाहता है, दूसरे के लिए कुछ करना चाहता है, दूसरों से इंटरेक्ट करना चाहता है। नॉट बिकॉज ही की फियर्स अलोन। इनिशियली वो इसलिए करता है कि लोगों का हेल्प करे, उसको अच्छा लगता है वो इंटरेक्ट करना, उसको अच्छा लगता है कंट्रीब्यूट करना। सच इज द पॉजिटिव ऑफ द फास्फोरस, एंड सच इज द इफेक्ट ऑफ द इनर लाइट ऑफ द फास्फोरस, जो कि चाहता है। तो सोसेबल है, सिंपैथेटिक है, प्लेजेंट है, सैंग्विन है, अडेप्टेबल है, अडेप्ट कर जाता है। आपको खुशी अगर इसमें है तो थोड़ा अडेप्ट कर जाएगा। इंथुजियास्टिक है, बट नॉट वेरी रिलायबल, क्योंकि पल भर में वो कुछ चेंज भी हो सकता है, जरूरत के हिसाब से उसको क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसलिए परसेवरेंस उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें लिखा है जैसे ड्रिफ्टिंग विथ करंट, लहर के साथ साथ वो ड्रिफ्ट कर जाता है। आर्टिस्टिक हो सकता है, होता है, डे ड्रीमर होता है, ख्वाब बहुत अच्छा, सुशील, सुहाना, बढ़िया, रोमांटिक, सेंसिटिव, इजिली इन्फ्लुएंस्ड। सेंसिटिव होता है, चीजें उसको प्रभावित करती हैं ज्यादा, गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अन्याय को वो जल्दी बर्दाश्त नहीं करता है, कोई सफरिंग है किसी का उससे उसको दुख होता है। और इम्प्रेशनेबल तो शुरू में हम लोग बता ही दिए कि वो इजिली इन्फ्लुएंस्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक जो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, टॉल, यूजुअली द टॉल, लीन एंड थिन, स्लेंडर, नैरो चेस्टेड, फेयर। अब हर देश के कॉन्टेक्स्ट में फेयर नहीं देख सकते हैं, रिलेटिवली फेयर यू कैन से, ट्रांसपेरेंट स्किन, ये भी रिलेटिवली कह सकते हैं कि एवरीवेयर यू, सब जगह हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग के यहाँ बिहार में सब मिक्स्ड कल्चर है, डार्क स्किन है, सॉफ्ट हेयर है, ये कॉमन है, डेलिकेट आई लैसेस, इजिली एग्जॉस्ट हो जाने वाला, थक जाने वाला, ओवर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन ऑफ अदर्स। ठीक है ना, एंड ऑल्सो टू डिफरेंट ड्रग्स। ओवर सेंसिटिविटी रहता है, वाई बढ़ता है ओवर सेंसिटिविटी के नाम से, ख्याल आया कि ये रेडियो सेंसिटिविटी भी जो होता है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि रेडियो सिंपैथेटिक सेंसिटिविटी ट्यूमर का बहुत होता है, और इम्ब्रियोनल स्टेज में जब होता है उस समय भी रेडियो सेंसिटिविटी बहुत होता है। तो क्या होता है कि इम्ब्रियोनल स्टेज में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, एक्सरे नहीं कराने देना चाहिए, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, मतलब कि एक्सरे को अगर लाइट का एक फॉर्मेट समझिए तो एक्सरे नहीं कराना चाहिए कि फीटल डैमेज होता है उसमें। तो बिकॉज दीज टेंडेंसी जो है, एम्ब्रियोनल सेल का टेंडेंसी जो है, वो बहुत ही ज्यादा रेडियो सेंसिटिव होता है। उसी तरह से ट्यूमर का भी रेडियो सेंसिटिव होता है, उसी तरह से कैंसर का भी रेडियो सेंसिटिविटी बहुत है, उसी तरह से फाइब्रॉयड यूट्रस है, ये सब सारा चीज जो है हम लोग देखते हैं, वो सब चीज बहुत ज्यादा होता है। तो एक वर्ड है इसका, फ्लावर और बटरफ्लाई लाइक स्टेज। फ्लावर या बटरफ्लाई, जब तक फास्फोरस को सपोर्ट मिल रहा है, जब तक फास्फोरस के लाइफ में होप है,
जब तक इसको कंसोलेशन और एश्योरेंस मिल रहा है, देन ही वो उसका बहुत ही प्रॉपरली ग्रोइंग फील्ड है, वहां पे वो प्रॉस्पर करेगा, वहां पे वो थ्राइव करेगा। जैसे फ्लावर या बटरफ्लाई लाइक बीइंग है, ये सब सारा ऐसा ही है। सनसाइन में वो थ्राइव करेगा फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में, जहां अनफेवरेबल सर्कमस्टांस आएगा तो वो विल्ट कर जाता है। जैसे फ्लावर विल्ट कर जाता है, बटरफ्लाई विल्ट कर जाता है। तो फास्फोरस इज लाइक दैट ओनली। हम लोग बहुत सारे फास्फोरस के केस को इसी तरह पहचानते हैं कि जैसे कि डॉक्टर के एक सिंपल एश्योरेंस है, व्हेन द फास्फोरस इज वेरी डाउन एंड सैड, बहुत डाउन है, सैड है, वो कंसोलेशन चाह रहा है, उसको डॉक्टर अगर एश्योरेंस दे रहा है तो वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाइफलाइन हो जाता है। और बहुत सारा पेशेंट ऐसा फास्फोरस कीप ऑन लिंगरिंग ऑन दोज टॉपिक्स, उन सब चीजों विषयों पे बात करेगा जिससे उसको कंसोलेशन मिले। चीजों को कभी कभी बड़ा दिखाने का प्रयास करता है कि शायद उसको कंसोलेशन मिले। एज सुन एज यू गिव हिम, जैसे ही आप उसको कंसोलेशन देते हैं तो वो कंसोल हो जाता है। ठीक है ना? तो इनर अंदर का भी टॉयलेट में इसका एग्रेवेशन होता है, इनर टॉयलेट स्टेज भी होता है। यानी कि a dynamia twilight is what is where you can see the things, where you see the things not very clearly, that light, that amount of light वहां पे जहाँ की आप चीजों को बहुत सारा नहीं देख सकते हैं। तो वो इनका जो अंदर का कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, दैट गोज डाउन। एग्जॉस्टेड है, मेंटल है, फिजिकल, ऑलवेज टायर्ड। रेस्ट बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सो लिया, 1 घंटा सो लिया, आधा घंटा सो लिया, रिफ्रेश हो गया। इसको बहुत बड़ा स्लीप का जरूरत नहीं है, बिकॉज फास्फोरस किसी भी चीज को बहुत ज्यादा लेता नहीं है, इम्प्रेशनेबल भी है एंड स्लोली इट गेट लॉस्ट ऑल्सो। वो डिफ्यूज कर जाता है, दूसरे मोड में डिफ्यूज कर जाता है। रैपिड आई मूवमेंट है, स्लो आई मूवमेंट है, इनके बीच में भी इसका एमुलरेशन होता है। और ये सब तो बताए थे, ब्लॉन्ड सॉफ्ट हेयर क्यों होता है, उसके लिए क्रेविंग ऑफ सॉल्ट होता है। ठीक है ना? तो फास्फोरस के चलते, इम्बैलेंस के चलते ऑर्गन कैसे कैसे प्रभावित होता है वो जानना भी जरूरी है। जैसे फॉस्फोलिपिड सीरम में होता है, सीरम में होता है, वो सीरम मतलब कि द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, फॉस्फोलिपिड, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रेजिस्ट करता है। ठीक है ना? तो और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम ये बनता ही है। इसमें जहाँ इम्बैलेंस होगा, ऑर्गेनिक नर्वस डिसीज, जनरल पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ इंसेन वगैरह, सो मेनी डिजीजेज आर देयर, सिजोफ्रेनिया है, मोटर एक्टिविटी जो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो मसल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हेक्सोज फॉस्फोरिक एसिड। मसल भी है, हेक्सोज फॉस्फोरिक एसिड पे डिपेंड करता है। तो वहां भी फास्फोरस है, तो मसल ऑल्सो गेट कॉम्पेंसेटेड। फैटी लिवर, हार्ट, किडनी, सब फास्फोरस पॉइजनिंग का प्रूवन चीज है। हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन में कई बार पढ़े हैं, टॉक्सिकोलॉजी में, ये सब चीजें होती हैं। जीआईटी में इरिटेटिंग सिम्टम्स होता है, लीवर में सिरोसिस, प्रोटीन ब्रेक डाउन, जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज ही कर रहा है, प्रोटीन ब्रेकडाउन यहाँ हो रहा है, लीवर में सिरोसिस हो रहा है। तो स्लोली मतलब कि ये डिजेनरेटिव फेज इसका बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो फास्फोरस के इम्बैलेंसेस से ये सब सारा चीज होगा। जैसे ट्यूमर के बारे में एक बात करना जरूरी है कि ट्यूमर टिश्यू में क्या होता है कि मास बहुत होता है सेल का, सेलुलर रेस्पिरेशन कम होता है, टिश्यू ब्रेकडाउन ज्यादा होता है। मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, टिश्यू ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, फीवर, इन्फेक्शन, सेप्सिस, इमेसिएशन वगैरह सारा कुछ होगा। फास्फोरस जब उसको मिलता है तब ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। वहां पे टिश्यू ब्रेकडाउन नहीं होगा, अब वहां पे साइज ट्यूमर का डिक्रीज होने लगता है, और दैट इज व्हाट हम लोग बोले थे, फोटोसेंसिटिविटी ज्यादा होता है। बोन और ब्रेन में भी यही चीज है। लाइट क्या होता है, अर्गोस्ट्रोल को विटामिन डी में बनाता है, रिकेट को काउंटर करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बोन इन्फेक्शन को वो रोकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमिलेसिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सारा चीज। तो
कैल्शियम भी है तो कैल्शियम और इसको अमेलगमेट करता है, इसके इफेक्ट को अमेलगमेट करता है। लंग्स और हार्ट में, लंग्स और हार्ट में भी लाइट, जैसे हम लोग ऑलरेडी बता चुके थे कि वो आप जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं जहाँ अबंडेंस ऑफ लाइट होता है तो कैसे कैसे रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका असर होता है। हेमोरेजिक टेंडेंसी का जो कारण है, एक इनिशियल प्रेजेंटेशन होता है। इनिशियल स्टेज में हम जाते हैं फास्फोरस के इनिशियल स्टेज में, तो यूजुअली जो होता है वहाँ हेमोरेजिक टेंडेंसी ज्यादा मिलता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हेमोरेजिक टेंडेंसी ही ज्यादा होगा, स्किन जो हो ज्यादा फ्रेजाइल होगा, ब्लड वेस्कुलर ज्यादा इजिली थिन होगा, उसका सीथ जो होता है थिन होता है। तो ये सब चीज क्यों होता है? बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टू कोगुलेट, फ्लूइडिटी होता है, प्रोफ्यूजनेस होता है, इंक्रीज सेडेट एंड देन रिलैप्स। जैसे फास्फोरस का हम बताया कि ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन को तो ये कंज्यूम कर लेता है, वहां तक इसका ऑक्सीडेशन हुआ, फिर वो ऑक्सीजन जब डाउन होता है तब वो खत्म हो जाता है, फिर ऑक्सीजन होता है तो फिर वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। इस तरह से ये साइकिल जो है इंटरमीडिएंट टाइप्स ऑफ चलती रहती है। तो फ्लूइड भी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड हो, एपिस्टैक्सिस हो, कट इंजरी हो, कहीं से भी हो, माने स्किन से हो, तो इस तरह का होता है। सब ब्राइट रेड कलर होगा और सारा होगा। तो इसका कारण क्या होता है कि फास्फोरस के चलते क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन के कम जाता है, तो फाइब्रिनोजेनोसिंथेसिस भी कम हो जाता है। फिर कैल्शियम भी अगर कम है, फास्फोरस का सहयोगी है, कैल्शियम भी कम होता है। तो ये तीनों विटामिन के, फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये मिल के एक हेमोरेजिक टेंडेंसी को प्रोवोक करता है। तो जैसा ठीक है, ये सारा चीज तो हम लोग देख लिए हैं। ये कोट है, आयरन डिड नॉट रिमेम्बर द ब्लड इट हैड वंस मूव विद इन। आयरन को याद नहीं रहता है ब्लड में जब चला गया तो क्या, कहाँ जाएगा, क्या होगा, मीन इट्स ए काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तो फास्फोरस आल्सो हैड फॉरगॉट टू सेव हिज ब्रेन डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटिमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस, अलग अलग तरह का स्टिमुलस, और ये सब इसको अलग अलग रूप से ये प्रभावित करता है, और एक इवेंट को वो भूलने में ज्यादा समय नहीं लगाता है शुरुआती स्टेज में। तो लाइट जो है स्पिरिचुअल इन नेचर है, डिफ्यूजन, क्लैरिटी, ये सब जो फीचर है एक हेल्दी, मतलब कि पोटेंशियल फास्फोरस पेशेंट का। लाइट है, स्पिरिचुअल नेचर में है, डिफ्यूजन, क्लैरिटी, परसीविंग सिचुएशंस ऑफ द नीडी, सिचुएशन जिसको जरूरत है उसके लिए परसीव करता है, आउट ऑफ बाउंड जाके हेल्प करता है, नॉट लाइक सेल्फिशनेस यहाँ पे नहीं होता है। आउट ऑफ बाउंड जाके हेल्प करता है, अगर किसी को पैनिक में देख लिया, कष्ट में देख लिया, तो उसको घंटों समय बिताता है कि कैसे उसका सॉल्यूशन हो। इस तरह का बेनेवोलेंस होता है, यानी कि कंप्लीट फास्टिडियसनेस व्हेन द क्वेश्चन ऑफ हेल्पफुलनेस इज कंसर्न, वहां पे 100% परफेक्शन इसको चाहिए। सिंपैथी है, बिकॉज ऑफ दिस सिंपैथी है, इंट्रैक्शन है, फ्रेंडलीनेस है वगैरह। कुछ सिम्टम्स ऐसा है कि जैसा थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस ड्यूरिंग हेडेक। हेडेक है तो एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस, यानी कि स्मेल का चीज, सुनने का चीज, ये सब चीज बढ़ जाता है, ओल्फैक्टरी सेंसेशन बढ़ जाता है। कई बार होता है कि वो ज्यादा बेहतर सोच सकता है, ब्लड में रश ज्यादा होता है, कंजेशन ज्यादा होता है, तो वो चीजों को ज्यादा सोच सकता है, यानी कि उसका दिमाग बेटर काम करता है, बेटर काम करता है। एक सिम्टम है विकैरियस ब्लीडिंग एट मेंस्ट्रुएशन, दैट इज द दैट यू कैन रिलेट विद द डिफ्यूजन। रेवनेस हंगर एट नाइट, नाइट में इसका हंगर बहुत ज्यादा होता है, वेक्स अप आल्सो बिफोर अटैक्स। क्या तो शॉर्ट नाइट कैट स्नैप स्लीप होता है, कैट नैप स्लीप के बाद वो फ्रेश फील करता है, पास जो चीजें हैं उसको शायद वो भूलने में उसको मदद करती है। वेक्स अप इन द नाइट, वेक्स अप एंड स्टार्ट्स ईटिंग, ठीक है ना। तो ऐसा ये रेवनेस हंगर इसको हेडेक्स के पहले भी होता है, ठीक है। एक इसका फीचर है कि क्रेव्स, जैसे पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ तो ये कोल्ड ड्रिंक पिएगा, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद क्या होगा, इसको रिलीफ तो होगा, बट एज सुन है जैसा ही वो कोल्ड वार्म बनेगा, कोल्ड ड्रिंक वार्म बनेगा, ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग।
आइसक्रीम के लिए, लेमोनेड्स के लिए, चॉकलेट के लिए। चॉकलेट इसको बहुत है, स्वीट्स इसको बहुत पसंद है। तो दीज आर द पेशेंट हु आर आइडियल कैंडिडेट फॉर व्हाट, डायबिटीज मेलाइटिस। बिकॉज डिजेनरेशन भी होता है, बर्निंग भी हो रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, इतना थॉट्स भी हो रहा है, सारा चीज हो रहा है। तो ये करेगा। गैस्ट्राइटिस है, पेल्विक अल्सर डिजीज है, कैंसर ऑफ स्टोमक, स्टमक, ठीक है ना, फ्लैचुलेंस विथ पैल्पिटेशन। जी, थैंक यू सर। आज का टाइम हमारा खत्म हो चुका है अभी एंड तो 5 मिनट बच रहा है भाई, खत्म कैसे हो गया? नहीं सर, 7:58 हो चुका है। आई थिंक आपका क्लॉक थोड़ा सा स्लो है। हाँ, सर आपका क्लॉक थोड़ा सा स्लो है, शायद यस 7:58 हो सेवन चुके हैं। फिफ्टी एट है। यस सर, 2 मिनट ही शेष है, इसके बाद इंग्लिश सेशन शुरू करना पड़ेगा। तो आप हमारा ये स्टार्ट करने में देर किए, स्लाइड जो Uh, शेयरिंग था। Doctor, जी we सर। can, Doctor, we can allow 5 more minutes as there was some technical problem in the beginning. We ओके, can, सॉरी नो सर, प्लीज प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी प्लीज गो मच ऑन। मैन। थैंक यू, थैंक यू सर, बाय एवरीबॉडी। किसी को अपना बीच में कुछ सजेशन देना है, कोई इनपुट देना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Thank you, Dr. Manish Ajad ji, and congratulations, Dr. S. Kharari ji. Very nice presentation, excellent session, phosphorus remedy. Really, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डिस्क्राइब किए हैं सिम्टम, और फास्फोरस का जो ओरिजिनल होना चाहिए वह बताए हैं। इनर लाइट, आउटर लाइट एंड इनर लाइट, यानी फास्फोरस वास्तविकता में फास्फोरस का रोल है मेंटल, एक तरह से मेंटल बूस्टर, एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करता है। यह हमारे डॉक्टर एस खरारी जी बताए, बहुत अच्छा लगा। फास्फोरस एलिमेंट्स है, तत्व है, हालांकि सभी तत्व का महत्व है, बिना तत्व का कुछ होता ही नहीं है जो है, और उसका कॉम्बिनेशन होता है। विदाउट कॉम्बिनेशन नो फॉर्मेशन, नो कंस्ट्रक्शन, नो डेवलपमेंट। एलिमेंट्स इज नेसेसरी इन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन जैसे फास्फोरस और कैल्शियम, या कॉम्बिनेशन है, फास्फोरस जहां पर कम रहेगा तो कैल्शियम भी कम रहेगा। तो बहुत अच्छा है खरारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, इस तरह से आते रहिए। ओके, थैंक यू सर। तो इस तरीके से हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है एंड आज के हमारे मेहमान थे डॉक्टर एस खरारी, जिन्होंने फॉस्फोरस के बारे में अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। उन्होंने काफी अच्छा इनपुट दिया अपना फॉस्फोरस के बारे में, मिनरल के बारे में, कि हम क्या सीख सकते हैं फॉस्फोरस के बारे में, हमें क्या नोटिस करना चाहिए। जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है फॉस्फोरस का वो उन्होंने बताया, और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस को समझने के लिए। तो इस तरीके से हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है एंड अब मैं इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर धनेश सर को मंच समर्पित करता हूँ। सो ओवर टू इंग्लिश सेशन सर।